वो एजेंसी जिसने नाजियों को पकड़ा, परमाणु बम बनाने वाले को रोका और आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय जासूसी एजेंसी की। उसका नाम है मोसाद। पर सवाल यह है, 1949 में बनी छोटी सी ये एजेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी के साथ कैसे टक्कर देने लगी? क्या है इसकी सबसे बड़ी ताकत? टेक्नोलॉजी, जासूसों का दिमाग या फिर कुछ और? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है इजराइल के जन्म की कहानी में। साल था 1949। इजराइल अभी एक नया नया देश बना था। इसके बगल के देश इसके सारे कट्टर दुश्मन थे। हर पल मौत का साया मंडराता रहता था। ऐसे में देश के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक सपना देखा। एक ऐसी जासूसी एजेंसी बनाएंगे जो दुश्मनों की साजिशों की जानकारी निकाल सके। उन्होंने इसका नाम रखा मोसाद। यह सिर्फ एक एजेंसी नहीं थी, यह इजराइल की सांसें बचाने का आखिरी हथियार था। और आज 75 साल बाद मोसाद एक लीजेंड बन चुकी है, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती थी। उदाहरण के तौर पर अर्जेंटीना से नाजी अफसर का अपहरण करना, सीरिया के राष्ट्रपति के इतने करीब जासूस बिठाना कि वो उसे मंत्री बनाने वाले थे, ईरान के परमाणु प्लांट में साइबर अटैक से आग लगवाना। पर दोस्तों, यह एक राज छिपा है, मोसाद की ग्रेटनेस का राज। दुनिया इसे सुपर हीरो की तरह देखती है, पर असलियत क्या है? क्या ये एजेंसी कभी फेल नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी जायज है, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो या दूसरे देश के में घुसकर बम विस्फोट करना? दोस्तों, इस एपिसोड में हम सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुनेंगे, पर हम जानेंगे मोसाद का दिमागी लैब, कैसे एक छोटी टीम दुनिया को चौंका दे सकती है। उन अनसुने हीरोज के नाम जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और वो नैतिक सवाल जब देशभक्ति और इंसानियत आमने सामने आ जाते हैं। क्योंकि मोसाद सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, ये एक सोच है। और वो सोच कहती है, हमारे देश की तरफ कोई भी अगर आंख उठाकर देखे तो हम उसे खत्म कर देंगे। और इसी सोच ने इतिहास के पन्ने बदल दिए। दोस्तों, मोसाद के एजेंट इतने गुप्त और गहरे रहते हैं कि उनका असली पेशा उनके परिवार को भी नहीं पता होता है। उनकी एक पूरी झूठी पहचान होती है। आजकल थोड़ा बदलाव आया है, डायरेक्टर का नाम सार्वजनिक होता है, मोसाद का एक बेसिक वेबसाइट भी है, और कभी कभी बड़ी सफलताओं पर आधिकारिक बयान भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पर्दा है। सच्चाई ये है कि एजेंट्स की असली पहचान दुनिया के सबसे कड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। मोसाद में जरूरत के अनुसार नीड टू नो का सिद्धांत सर्वोपरि है। आपको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जो आपके काम के लिए जरूरी है, ज्यादा कुछ भी नहीं। बस सवाल यह है, एक्चुअल में मोसाद काम कैसे करता है? मोसाद की असली ताकत कहाँ छिपी है? मोसाद की असली ताकत छिपी है उसके प्रोसेस में, और उसकी प्रोसेस का नाम है ऑपरेशन साइकिल। दोस्तों, ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, बल्कि दशकों के खून, पसीनों और अनुभव से तैयार की गई एक पूरी जंग की रणनीति है। यह 6 चरणों में बटी हुई है। पहला चरण, टास्किंग एंड टारगेट आइडेंटिफिकेशन। इसमें मोसाद अपने टारगेट को ढूंढता है। जैसे कोई देश परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई खतरनाक आतंकी गुट जो निर्दोषों की हत्या की साजिश रच रहा हो। फिर उसमें से ढूंढता है इन सारे दुश्मनों में से सबसे पहले किस पर वार किया जाए,
किसकी कमजोरी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। ये कोई आसान चुनाव नहीं है, बल्कि शतरंज का वो चाल है जो पूरा गेम बदल सकता है। उसके बाद दूसरे चरण में इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसमें मोसाद दुश्मन की पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जैसे रेडियो सिग्नल, फोन कॉल्स को टैप करना, सोशल मीडिया और सैटेलाइट इमेजेस पर नजर रखना। दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है, यह पेशेंस का खेल है। एडोल्फ आइकमैन की पहचान और उसके ठिकानों की पुष्टि करने में मोसाद को सालों लग गए। सीरिया के अंदर घुसकर उसकी अंदरूनी हलचलों को समझने के लिए एजेंट्स को सालों तक खतरनाक भूमिका निभानी पड़ी। उसके बाद आता है तीसरा चरण, जो है मेटिकुलस प्लानिंग, बारीकी से योजना बनाना। मोसाद ये काम अपने विशेष यूनिट्स को सौंपता है, जैसे कि मेत्साद। ये वो लोग हैं जो सीधा एक्शन करते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत गोपनीय होती है। ये लोग हर कदम की रिहर्सल करते हैं। हर संभव गलती के लिए प्लान बी, प्लान सी तैयार होता है। जैसे क्या होगा अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्या होगा अगर गार्ड ज्यादा सतर्क हो गया, क्या होगा अगर मौसम खराब हो गया। हर स्थिति का हल पहले से ही तैयार होता है। और सबसे जरूरी, कानूनी और राजनीतिक असर। क्या ये ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करेगा? अगर पकड़े गए तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा? ये सारे सवालों के जवाब भी प्लानिंग टेबल पर ही पहले से ही तैयार होते हैं। ये महज एक्शन प्लान नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ओपेरा की रचना है। उसके बाद चौथा चरण, एग्जीक्यूशन। और फिर आता है वो पल, एग्जीक्यूशन। यहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है एक्यूरेसी। हर सेकंड काउंट होता है। यह मिशन कई रूप ले सकता ना। प्लान हमेशा वैसे नहीं चलता जैसे सोचा था। दुश्मन अचानक अटैक कर सकता है। हर पल, हर दिशा से खतरा हो सकता है। और यही मोसाद एजेंट की असली परीक्षा होती है। उसके बाद आता है पांचवा चरण, एक्सफिल्ट्रेशन एंड डिनायबिलिटी। मिशन पूरा हुआ, अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, इनकार करने की क्षमता। एजेंट्स को वहां से सुरक्षित निकालना ही होता है, तो बिना किसी निशानी के। कैसे? फर्जी पहचान, नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके, गुप्त रास्तों से। कभी कभी उन्हें कई देशों का चक्कर लगाकर घर वापस आना पड़ता है, ताकि किसी को पता न चले। और सबसे जरूरी, पॉसिबल डिनाबिलिटी। इसका मतलब है दुनिया को ये विश्वास दिलाना कि इजराइल सरकार का और इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर एजेंट पकड़ा जाता है या ऑपरेशन फेल होता है, तो सरकार आसानी से कह सके हमें कुछ नहीं पता। इसके लिए पहले से ही एक झूठी कहानी तैयार होती है। ये डिनाबिलिटी ही मोसाद को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी में काम करने की आजादी देता है। उसके बाद आता है छठा चरण, आफ्टर एक्शन रिव्यू। मिशन खत्म, एजेंट सुरक्षित, लेकिन एक काम अब भी बाकी है, वो है आफ्टर एक्शन रिव्यू। सक्सेस हो या फेल्यूर हो, हर ऑपरेशन की पूरी तरह चीरफाड़ की जाती है। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहां सुधार की गुंजाइश है, क्या कोई नई तकनीक अपनाई जा सकती थी। इस बारीक समीक्षा से ही मोसाद लगातार खुद को बेहतर बनाता जा रहा है, अपने तरीकों को निखारता जा रहा है। हर गलती उनके लिए एक सीख बन जाती है। अब आइए इस पूरे प्रक्रिया को असली मिशंस के जरिए समझते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मोसाद की मिशनरी से जीते जागते उदाहरण है। ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड। इसकी शुरुआत होती है 1972 में, म्यूनिक, जर्मनी, जहां दुनिया एकजुट होकर ओलंपिक खेलों का जश्न मना रही थी। लेकिन 5 सितंबर 1972 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ओलंपिक का खेल का मैदान खून से भर गया। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर ने इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। उनकी मांग थी 234 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन आतंकियों की रिहाई,
जो इसराइल के जेल में कैद थे। आतंकियों ने खिलाड़ियों को बेरहमी से पीटा, कुछ खिलाड़ियों को गोली मार दी और बाकियों को एक हेलीकॉप्टर में के ब्लास्ट में उड़ा दिया। दुनिया ने यह सब टीवी पर लाइव देखा। पूरे इजराइल में गुस्से की लहर दौड़ी। उस वक्त के इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने मोसाद को एक साफ आदेश दिया, जिन लोगों ने ये खून किया है उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो। और वहीं से शुरू हुआ मोसाद का सबसे खुफिया, सबसे लंबा और सबसे सटीक ऑपरेशन व्रेथ ऑफ गॉड। इस मिशन का उद्देश्य था सिर्फ वो 8-10 लोग ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को मारना जो म्यूनिख हमले की योजना, सहायता या फिर अमल में शामिल थे, चाहे वो बैरूत में बैठे हो या पेरिस में छुपे हो। मोसाद ने अपने एजेंट्स को पूरी दुनिया में फैला दिया। उन्होंने नकली पासपोर्ट, फर्जी पहचान बनाई और पूरी दुनिया में उस एक एक टारगेट को ढूंढने में जुट गए जो इस हमले में शामिल थे। उन्होंने किसी को कार बम से उड़ाया, किसी की सिगरेट में जहर मिलाया गया, किसी को होटल में गोली मार दी गई और कुछ को तो इतने साफ सुथरे तरीके से खत्म किया कि उनके परिवार को उनकी मौत एक हादसा ही लग गई। हर टारगेट की हत्या इतनी सफाई से होती थी कि हर किसी को इसके बारे में समझने से पहले ही वो अपना मिशन खत्म करके वहां से निकल जाते थे। मीडिया और पुलिस के पास सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। जब अचानक एक के बाद एक फिलिस्तीनी और अरब नेताओं की हत्या होने लगी तो पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई, क्या ये मोसाद कर रहा है? लेकिन इजराइल ने कभी भी ना ही इसकी पुष्टि की और ना ही इनका। यह सिर्फ बदला नहीं था दोस्तों, यह संदेश था कि अगर तुम इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम कहीं भी छुपे हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। उसके बाद ऑपरेशन एंटेम्बे, साल था 1976। एयर फ्रांस का एक विमान फ्लाइट 139 248 यात्रियों को लेकर तेल अवीव से पेरिस जा रहा था। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। विमान को 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया, जिसमें से 2 आतंकी पैलेस्टीनियन थे और 2 जर्मन रेड आर्मी फैक्शन के मेंबर थे। उन्होंने विमान को जबरदस्ती युगांडा के एंटम्बे एयरपोर्ट पर उतारने को मजबूर किया और फिर वहीं से युगांडा सरकार, खासकर तानाशाह इदी आमिन ने आतंकियों को पूरा समर्थन दिया। इन आतंकियों ने एक एक करके यात्रियों की नस्लीय पहचान की और फिर 100 से अधिक इजरायली और यहूदी यात्रियों को बाकी लोगों से अलग कर बंधक बना लिया। उनकी मांग थी कि दुनिया भर की जेलों में बंद पैलेस्टीनियन आतंकियों की रिहाई। अब इजराइल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो आतंकियों की मांग मान लो या फिर एक इम्पॉसिबल मिशन शुरू कर दो। मोसाद ने हार नहीं मानी और अपना मिशन शुरू किया। मोसाद ने अपने नेटवर्क के जरिए एंटम्बे एयरपोर्ट की सटीक जानकारी ली, बंदूकों की लोकेशन, आतंकियों की संख्या और उस जगह का नक्शा इकट्ठा किया। और इसके बाद इजरायली स्पेशल फोर्सेस सैरत मतकल को एक विशेष मिशन पर भेजा गया। नाम था ऑपरेशन एंटेम्बे। इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने 4 विशाल हरकुलस विमान लेकर 4000 किलोमीटर दूर युगांडा की ओर उड़ान भरी। रात का समय था। अंधेरे में सैनिक नीचे उतरे और काली मर्सिडीज में सवार होकर सीधे टर्मिनल की ओर बढ़े, ताकि ऐसा लगे कि तानाशाह इदी आमिन खुद आया है। उन्होंने वहां पर मौजूद सभी आतंकियों को मार गिराया। उसके बाद बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला और एयरपोर्ट से वापस निकलने। यह सब इतने जल्दी हुआ कि दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने ये मिशन सिर्फ 56 मिनट में पूरा किया। इस पूरे मिशन में इजराइल का एकमात्र सैनिक कमांडो योनातान नेतन्याहू को वीरगति प्राप्त हुई। दोस्तों, ये आज के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। उनकी वीरता आज भी इस मिशन की पहचान है। इतिहास में पहली बार किसी देश ने इतने दूर जाकर विदेशी धरती पर इतने कम समय में इतना सटीक और साहसी ऑपरेशन किया। उसके बाद ऑपरेशन ओपेरा 1981, साल था 1981।
इसराइल का दुश्मन इराक चुपचाप एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था। इराक का कहना था कि ये रिएक्टर तो रिसर्च के लिए है, लेकिन इसराइल जानता था ये रिसर्च के लिए नहीं है, बल्कि इसराइल को खत्म करने की साजिश चल रही है। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन खुलेआम बोल चुका था, मैं इसराइल को मिटा दूंगा। अब सोचो, अगर इराक के पास न्यूक्लियर बम बन गया तो वो एक बटन दबाएगा और इसराइल नाम का देश नक्शे से मिट जाएगा। तेल अवीव में इसराइल की सरकार और मोसाद की मीटिंग्स होने लगी। हर कोई जानता था अगर हमला करेंगे तो दुनिया में बवाल मच जाएगा। इराक, अरब देश, फ्रांस सब नाराज होंगे। संयुक्त राष्ट्र भी इसराइल पर गुस्सा होगा। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था, अगर हमने अभी नहीं रोका तो क्या हमारे बच्चे जिंदा रह पाएंगे? आखिर में वो दिन आया, जून 1981। इसराइल ने ऑपरेशन ओपेरा का फैसला कर लिया। 8 F-16 फाइटर जेट्स, 6 F-15 कवर में थे। इसराइल ने सीधा 1600 किलोमीटर दूर इराक के औसारिक रिएक्टर तक उड़ान भरी। पायलट्स को पता था यह मिशन उनके लिए वन वे टिकट साबित हो सकता है, क्योंकि रास्ते में जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के एयर डिफेंस एक्टिव थी। जरा सी गलती और वो वापस ही नहीं आ पाएंगे। फिर भी उड़ान शुरू हुई और फिर इराक की सीमा में घुसते ही ओसारिक रिएक्टर की बिल्डिंग पायलट्स को नजर आई। पायलट्स ने निशाना साधा और बम गिरा दिया। धमाका इतना जोर का था कि आसमान आग से भर गया। कंक्रीट का मजबूत रिएक्टर चंद मिनटों में मलबा बन गया। इसराइल के जेट्स हवा में मुड़े और तेजी से वापस निकलकर सेफली लौट आए। इसके बाद इराक और पूरी दुनिया भर में शोर मच गया। यूनाइटेड नेशंस ने निंदा की, अरब देश भी गुस्सा हो गए। पर इसराइल ने साबित किया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें खत्म करने की प्लानिंग करेगा तो हम किसी भी कीमत पर पहले वार करेंगे। अब सोचो, अगर उस दिन इसराइल ने हमला नहीं किया होता, दुनिया की नाराजगी से डरकर चुप्पी साध ली होती, तो क्या आज इसराइल जिंदा होता? दोस्तों, इसीलिए इसराइल कभी भी क्या गलत और क्या सही के बारे में सोचने से पहले दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करता है। दोस्तों, मोसाद की ऑपरेशंस का सफर सिर्फ एक खुफिया एजेंसी से उदय की कहानी नहीं है, ये एक अस्तित्व के संघर्ष की दास्तां है। ये ऑपरेशन सिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम्हारे पास दृढ़ संकल्प हो और दिमाग क्रांतिकारी हो तो कुछ भी संभव है। मोसाद की कहानी है प्रतिभा की, जो असंभव को संभव कर दिखाती है। ये कहानी है बलिदान की, ऐसे एजेंट्स के जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। ये कहानी है कंट्रोवर्सी की, जो हमेशा इसके पीछे पीछे चलती है। और सबसे ऊपर ये कमिटमेंट की कहानी है उस सपने के प्रति जिसका नाम है इजराइल। ये परछाई कभी गायब नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए आपको मोसाद के ऑपरेशन साइकिल का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।